नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। मुझे याद है यूनाइटेड फ्रंट की संयुक्त मोर्चा की सरकार हुआ करती थी। सरकार गिरने की नौबत आई क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी ने समर्थन वापस ले लिया था। प्रमोद महाजन का भाषण उस समय का था। उन्होंने कहा था, आप बैठोगे रेस कोर्स में और इनको भेजोगे जेल कोर्स। यानी कांग्रेसियों के बारे में उन्होंने कहा था कि भैया देवगौड़ा और बाकी जो छोटे छोटे दल थे उनको कहा कि आप तो रेस कोर्स में बैठोगे और इनको भेजोगे जेल कोर्स में, तो समर्थन तो वापस लेंगे लेंगे। आज बिल्कुल ठीक उसी तरह की दास्तां आ गई कि भैया आप उनको घर भी अलॉट नहीं करोगे, बंगला एक होता है वो बंगला भी अलॉट नहीं करोगे, और फिर आप उनसे ये उम्मीद करोगे कि वो चुपचाप बैठे रहे। तो भैया वो तब तक तो चुपचाप बैठे रहे शिव जी, जब तक आपका डर था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि अरे आप तो किसी और से डर रहे हो, आप ट्रंप से डर रहे हो, आप हरदीप सिंह पुरी से डर रहे हो, आप राहुल गांधी से डर रहे हो, तो वो भी मैदान में उतर गए हैं। और उन्होंने 49 सेकंड का एक वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलई खोल कर रख दी है। ये बड़ी स्टोरी, एक एक करके तमाम तथ्यों को हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जुबान खुल गई है और बहुत जल्द एक बड़े मंच पर भी वो नजर आने वाले हैं। अब मोदी साहब अपना चेहरा कहां जाकर दिखाएंगे। जी शिव जी। आपने एक गाना सुना होगा, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही। भक्त है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कहां छिपे हो, लाज लुट रही है। इसी स्थिति में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए। खुद को बायोलॉजिकल कह के, खुद को अवतारी बताकर, अब उस अवतारी पुरुष के पीछे हमें लग रहा है कि भगवान स्वयं चक्र लेकर मैदान में उतर पड़े हैं। ये बात है, मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे पास तथ्य है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास प्रमाण है। उन्होंने बात कही, उसके बाद उन्होंने जिस दिन से अपने घर का नाम सेवा तीर्थ रखा है, उस दिन से सेवा तीर्थ में रहने वाले उस व्यक्ति का व्यक्तित्व रोज धराशायी हो रहा है, रोज जमीन में धंसता चला जा रहा है। 1 फुट निकालने की कोशिश करते हैं तो 13 फुट नीचे चला जाता है। मैं आज बड़े मजेदार एक स्टोरी संतोष जी देख रहा था। एक सज्जन पाठशाला चला रहे थे। पाठशाला में अरविंद केजरीवाल का एक नंबर बना लेते हैं, फिर उसकी 3 टांगे बना लेते हैं। एक टांग में सत्येंद्र जैन, एक टांग में मनीष सिसोदिया, एक टांग में संजय सिंह, और बताते हैं कैसे कैसे भ्रष्टाचार का पैसा एक नंबर के पास पहुंचता था। क्या आज केजरीवाल को आरोप मुक्त किया गया है तो वो पाठशाला करेंगे? मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। धनखड़ साहब आखिर थक कर बोल पड़े, लेकिन धनखड़ साहब भी अब सतपाल वाली भूमिका में। सेवा से पहले चापलूसी करने वाले लोग, जनता में विश्वास खो चुके लोग। शायद धनखड़ ने रीढ़ की हड्डी सीधी की होती तो धनखड़ के साथ आज देश का करोड़ों किसान खड़ा होता और मोदी धराशायी इसी से 49 सेकंड के वीडियो पर हो जाती। अब सेवा तीर्थ के बाद एपस्टीन फाइल, यूजीसी, धनखड़ का बयान आज, केजरीवाल का बरी होना आज, सोनिया गांधी का बरी होना कल, इजराइल के बाद खाड़ी देशों का विरोध करना कल, मतलब रोज। और कल एक तो बड़ा वाकया हो गया जिस पर चर्चा संतोष जी ने भी की, जिसकी चर्चा हमने भी की, कि केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने एंट्री नहीं दी। इससे बड़ी छीजा लेदर क्या होगी? आप अपने मन से मुंह मिट्ठू मियां बने रहो, आपको कोई मानने को तैयार नहीं। विश्व गुरु क्या, आपको विश्व गुल्लू भी मानने को तैयार नहीं। विश्व गुल्लू का भी एक वीडियो आज वायरल हो रहा है। उनका भी जाने क्या उन्होंने अंडवंड वक्त दिया है, क्या कहा जाए। तो बड़ी स्थिति में धनखड़ साहब का 49 सेकंड का वीडियो तहलका मचा चुका है भारतीय राजनीति में। उन्होंने कह दिया मैं बीमार नहीं था। संतोष जी, क्या कह के बताया गया कि वो बहुत बीमार हैं? प्रधानमंत्री जी ने बड़ा लंबा ट्वीट लिखा था, बड़ी लंबी पोस्ट लिखी थी,
धनखड़ जी के स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूं। वो कहते हैं मंगल हुआ ही नहीं था। आप मंगल कामना कर क्यों रहे थे? मेरे साथ तो मंगल हुआ ही नहीं था, मैं तो बीमार ही नहीं था, मैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद चिंतित रहता हूं। चिंता मत करिए, बस बने रहे हमारे साथ। मैं वीडियो भी आपको वो 49 सेकंड का जस्ट बस दिखाने वाला हूं, कुछ समय मेरी बात सुन लीजिए। केजरीवाल के खिलाफ नंगा नृत्य करने वाली मीडिया क्या माफी मांगेगी? रिया चक्रवर्ती का पूरा करेक्ट चरित्र हनन करने वाली मीडिया क्या माफी मांगेगी? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ चरित्र हनन करने वाली मीडिया, आशुतोष ब्रह्मचारी की लगातार विरोधाभासी खबरें आ रही हैं, क्या यह मीडिया माफी मांगेगी? शाहरुख खान के बेटे का चरित्र हनन करने वाली यह मीडिया माफी मांगेगी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपिंदर हुड्डा को दिन और रात जमानत पर बताने वाली मीडिया माफी मांगेगी? धनखड़ को उन्हीं की मीडिया ने विलेन बना के इस्तीफा करा दिया। अब धनखड़ फ्री है, लेकिन का फायदा है? का वर्षा जब कृषि सुखानी, सब कुछ सूख जाने के बाद अगर मेघ की बरसात भी हो जाए, आप सच बता भी दो तो स्वीकारेगा कौन? मैं वीडियो दिखाऊंगा और सीधा संतोष जी के पास पहुंचूंगा। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही तो करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं और देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में कैसी जी है, जैसी जी है नहीं, कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके देख पड़े, कई बार तो सीधे यहां चोट करके, तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कही तो लोगों के दिल को चोट करी। बताइए संतोष जी, सबने बताया वो बीमार है, वो कह रहे हैं मैं तो बीमार ही नहीं था। मैं यहीं से शुरू करूंगा आपसे। शिव जी, याद होगा 21 जुलाई को ये इस्तीफा हुआ। हमने 22 जुलाई को शो किया था और 3-4 सवाल मैंने उठाए थे। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, जिसको ये पता है कि राज्यसभा की कार्रवाई का सभापति के तौर पर संचालन करना है, और जगदीप धनखड़ तो बहुत सक्रिय सभापति हुआ करते थे, तो वो संसद के सत्र शुरू होने से पहले इस्तीफा देते या संसद के सत्र के समाप्त होने के बाद इस्तीफा देते, और हमेशा उनको चेयर पर बैठने की जरूरत नहीं थी, वो उपसभापति हरिवंश भी चला रहे। आज वो बात एक तरह से सत्य साबित होती हुई नजर आ रही। संसद का सत्र शुरू होता है, पहले दिन भर आप सदन की कार्रवाई चलाते और अचानक शाम को तबीयत खराब हो गई। फिर यह सवाल उठा कि आरटीआई डाला गया जब राष्ट्रपति सचिवालय में और उपराष्ट्रपति सचिवालय में, तो धनखड़ राष्ट्रपति भवन गए या नहीं गए, उसको लेकर अलग अलग कहानी बता दी गई। हम धनखड़ ने फिजिकली यानी व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के पास जाकर अपना इस्तीफा उनको सौंपा। आज तक उसकी कोई तस्वीर नहीं आई। हमें सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कैमरामैन जा चुके थे, इस वजह से तस्वीर नहीं सामने आई। अरे राष्ट्रपति भवन में 24 घंटे कैमरामैन रहते हैं, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर। और कैमरामैन अगर चला भी गया था तो फोटो, मोबाइल से फोटो खींचने में कितना टाइम लगता है? क्षमा चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास नहीं, सेवा तीर्थ बोलिए। अच्छा, और उसके बाद अच्छा मोबाइल सबके पास है, महंगा मोबाइल सबके पास है, लेकिन अब 21 जुलाई का इस्तीफा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक 7 महीने बाद जो है वो धनखड़ साहब की जुबान खुलने लग गई है। और उन्होंने कहा कि भैया मैंने जब इस्तीफा दिया तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं बीमार। बात भी सही है, बीमार नहीं थे तो इस्तीफा दिया क्यों? 2 लाइन बोलकर वो चुप हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को वो धमका रहे हैं। सुनिए ना, या तो आदमी पूरा पोल एक साथ खोल देता है, लेकिन वो 2 लाइन बोलकर और फिर मुद्दे को डाइवर्ट कर देता है। इसका मतलब वो भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाने लगे हैं कि मेरा घर अलॉट कर दो जल्दी से जल्दी, नहीं तो मैं फिर आगे बोल दूंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन हम इस 49 सेकंड के वीडियो को ही डिकोड करें तो एक बात सामने आती है कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। सवाल ये भी है कि क्या कोई बड़ा नेता टाइप करके लाया उनका इस्तीफा और उनसे जबरदस्ती साइन करवा लिए गए?
सवाल ये भी है कि या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिजिटल साइन को कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो। ये भी बड़ा सवाल है, उन्होंने साइन किए कि नहीं किए, राष्ट्रपति भवन जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ ही बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज उन्होंने खुलासा कर दिया है कि भैया बीमार नहीं थे, उन्होंने खुद कभी नहीं कहा था कि वो बीमार थे। और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाकर और फिर उपराष्ट्रपति बनाकर जब वो लेकर आए देश की राजधानी दिल्ली में, तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी उनका इस्तेमाल किया। और जब जगदीप धनखड़ साहब थोड़ा सा अड़ने लगे, क्यों? क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ का साथ मिल गया था और वो बीजेपी में प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिलाने लग गए थे, तो अचानक उनकी खुद की कुर्सी हिल गई और उन्हें पद से विदा होना पड़ा। ये खुलासा जगदीप धनखड़ का, ये खुलासा ये बताता है मोदी सरकार की पूरी पोल खोलता हुआ नजर आता है और हमारी जो स्टोरी थी उस पर एक तरह से मुहर लगाता हुआ नजर आता है कि ये इस्तीफा सामान्य इस्तीफा नहीं था। दूसरी बात शिव जी, आपने जो बात कही आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की, उस बात को भी करना बहुत जरूरी है। मीडिया की बात जहां तक बात है, तो मीडिया की बात तो छोड़ दीजिए, आजकल एक नया शिगुफा है शिव जी, और कई बार हम लोग उस तरह की चर्चा करने से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक न्यूज चैनल में जिस तरह का हुआ, मुझे लगा कि आज हमें उस चीज की चर्चा करनी चाहिए कि एक नया जमाना है। इस नए जमाने में बड़े बड़े तथाकथित संपादक जो है वो नाखून कटाकर शहीद बनने की स्थिति में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े संपादक ने, शिव जी, एक बड़े संपादक ने अपना मीडिया हाउस, मेरे ख्याल से कई साल हो गए होंगे, शुरू करने से पहले एक संघ के नेता के साथ बैठक में कहा था कि सर राष्ट्रवाद आजकल बिक रहा है। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि न्यूज एंकर हो, न्यूज चैनल के मालिक हो या नए नए जो मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम लोग अपने नाम के आगे या अपने प्रोग्राम के नाम के आगे पीछे राष्ट्र जरूर लगा देते हैं। अपनी तमाम नाकामियों, विफलताओं, असफलताओं, गंदी आदतों और जो सितम वो करते हैं, चाहे वो चारित्रिक हो, चाहे वो दबाव डालकर हो, उन तमाम चीजों की मैं बात कर रहा हूं, उसके आगे पीछे वो राष्ट्र लगाकर उसको ढकने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण हालत यह है कि स्थिति वही हो गई है। आजकल एक गुंडा, कई यूपी में आए हैं, एक गुंडा कहीं कुछ लिख देता है, किसी कैफे में चला जाता है, वहां पर लड़के लड़कियों को परेशान करता है, पार्क में जाकर परेशान करता है, और जब वो फंसता हुआ नजर आता है तो जय श्री राम के नारे लगाकर निकलने की कोशिश करता है। अब तो बीजेपी के मंत्रियों से कहिए कि साहब बिजली खराब है, तो वो भी श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। समस्या कोई सुलझाना नहीं चाहता। तो ये एक नया दौर है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पहली बात तो मैं आपको ये कहूं कि सुप्रीमो वाले कल्चर को मैं कभी भी अच्छा नहीं मानता हूं। अन्ना अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को मैंने बहुत शुरुआत से कवर किया, आंदोलन बनने से पहले कवर किया, उस जमाने में कवर किया जब बड़े बड़े दिग्गज नेता अरविंद को अरविंद नाम से बुलाया करते थे। और बाद में मैंने वो भी दौर देखा कि उन्हीं की पार्टी के नेता उनके नाम के आगे इतने बार श्री लगाते थे, माननीय लगाते थे, मान्यवर लगाते थे, जी लगाते थे, ऐसा लगता था जैसे श्री 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 1008 अरविंद केजरीवाल जी टाइप का वो होता था। तो एक सुप्रीमेसी वाला वो कल्चर लेकर आए, पता नहीं अभी तक वो समझ पाए नहीं समझ पाए। लेकिन एक सवाल तो है कि 530 दिन आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, अरविंद केजरीवाल को आपने 156 दिन जेल में रखा, उनके जो मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनको भी ना जाने कितने दिन आपने जेल में रखा। और उसके बाद अदालत ये फैसला सुनाती है कि भैया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित जो 23 आरोपी थे वो सबकी कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सीबीआई का ये कहना कि इसमें कई खामियां हैं, बयान और गवाह उनका समर्थन नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई शुरुआती मामला बनाने में भी विफल रही। जज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं थी, फिर भी उन्हें इस मामले में घसीटा गया। हजारों पन्नों की चार्जशीट और उसमें कुछ भी ठीक नहीं। ये सीधे सीधे बताता है कि जुडिशियल प्रोसेस का और भारत की न्यायिक व्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। और बड़ी विडंबना देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बीजेपी से आते हैं शिव जी, उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दिल्ली बीजेपी के नेता अभी भी थेट्रोलॉजी करते हुए नजर आते हैं, उसमें कई तरह की किंतु परंतु ये सब चीजें। अरे सीधे सीधे मानो सबूत नहीं था, खारिज हो गए। या फिर कांग्रेस के आरोपों को मान लेते हैं कि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है इसलिए उनको बचा दिया गया। कोई दोनों में से कोई आरोप तो सच होगा, लेकिन ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि भैया पाठशाला चलाने वाले, उनके साथ हम लोग कई चैनलों में मैं काम कर चुका हूं लंबे समय तक, तो मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये पूरी की पूरी गोदी मीडिया को ये सोचना पड़ेगा
कि भैया आप कहाँ जाकर थमोगे, चमचई की कहीं ना कोई तो सीमा होनी चाहिए। और फिर एक बात बता दूं शिव जी, जो लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को बर्बाद किया, तबाह किया, सड़कों पर ला दिया पत्रकारों को, आज वो डिजिटल माफिया, डिजिटल मीडिया के यूट्यूब के माफिया बने बैठे हो। माफिया वहां भी थे, माफिया यहां भी है। वहां भी जब थे तो पत्रकारों का कॉकस बना के माफियागिरी किया करते थे, डिजिटल मीडिया में भी आ गए तो पत्रकारों का कॉकस बना के माफियागिरी कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा थोड़ा सा आपको भी अपना स्टैंडर्ड बड़ा करना चाहिए। जिन लोगों ने न्यूज चैनलों में गंद फैलाई, वो अब डिजिटल मीडिया पर आकर आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जो आपके नाम के आगे पीछे राष्ट्र और ये देशभक्ति और ये सब लगा के घूम रहे हैं, उनका जरा बैकग्राउंड भी चेक कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें निकलेगी, और उसमें एक दो संपादक नहीं, दर्जनों संपादक उसमें निकलेंगे, जिन्होंने ना जाने मीडिया का किस किस तरह से शोषण किया, गला घोटा, पत्रकारों का, महिला पत्रकारों का, और ना जाने क्या क्या। अब मैं बहुत ज्यादा उस पर कहना नहीं चाहूंगा, फिर से अपने एजेंडे पे ही आ जाते हैं शिव जी। मुझे इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया। उन्होंने कहा मैं दाढ़ी वालों से डरता हूं। तो दाढ़ी वाले तो भाई इस समय जो दो ही लोग हैं, एक तो राहुल गांधी हैं और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, राहुल गांधी से उनका लेना देना क्या था? वो जिस दल में थे, वो जिस दल के दलदल में फंसे थे, उसके कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी थे। तो आखिर वो दाढ़ी वालों से क्यों डर गए? दाढ़ी वालों से डरकर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कई सवाल ये खड़ा कर रहा है कि आखिर किसका दबाव था? क्या बात नहीं मान रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? या फिर जगदीप धनखड़ बीजेपी के लिए जितना प्रयोग लायक थे, वो प्रयोग उनका हो चुका था। राजस्थान में सरकार बन चुकी थी, हरियाणा में सरकार बन चुकी थी, अब राजस्थान में भी चुनाव होगा 2028 में, हरियाणा में चुनाव होगा 2029 में, और तब तक धनखड़ जी इस काबिल नहीं बचेंगे कि वो प्रचार प्रसार की जिक्र कर सके। उम्र का तकाजा है, और वो उपराष्ट्रपति से भी तब सेवानिवृत्त हो जाते। 28 में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव, लेकिन इस सब के पीछे 27 में राष्ट्रपति का, उसके बाद है उपराष्ट्रपति का। हाँ, उसी 27 में। हाँ 27 में, क्षमा चाहेंगे, 27 में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसलिए मेरे मुंह से 28 निकली। जी जी जी। अब इस सब के पीछे प्रयोग पूरा हो गया होगा। भाजपा ने एक ऐसे धनखड़ नहीं यानी कितने लोगों का प्रयोग करके काम तमाम किया। सबसे पहले काम तमाम करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी का नाम है। सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी बड़ी एहतियात पर लाए, प्रधानमंत्री बड़ी तारीफ करते थे। उन्होंने कांग्रेस की कब्र खोदी, कांग्रेस के सारे तथ्य रखे, और फिर बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्हें राज्यसभा भेजा गया। वो इस जुगाड़ में भी रहे कि हमें वित्त मंत्रालय दे दिया जाए, विदेश मंत्रालय दे दिया जाए, हालांकि उनकी दाल नहीं गली। आजकल वो सब मोदी की कमियां गिनाते हैं, लेकिन समस्या क्या है जी, ये मोदी भक्त चाहे धनखड़ हो, चाहे स्वामी हो, चाहे और लोग हों, उनकी बात सतपाल मलिक की भी जनता ने नकार दी। अगर नहीं नकारी होती तो 2024 में सरकार की वापसी नहीं होती संतोष जी। जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, जनता को स्वीकार करना चाहिए था। मोदी सरकार में जितने आतंकवादी हमले हुए, अब तक किसी सरकार में इतने आतंकवादी हमले नहीं हुए, और गृह मंत्री मेज ठोंक कर कहते हैं कि मैंने आतंकवाद रोका और मेरे सरकार में किसी आतंकवादी हमले का कोई पुनरावृत्ति नहीं। आज तक किसी घटना का मास्टरमाइंड पकड़ा गया? हाँ पकड़ा गया। नग्न प्रदर्शन जो हुआ कांग्रेस का, उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। नहीं शिव जी, नहीं। अमित शाह की पुलिस वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि संबित पात्रा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि राहुल गांधी के घर योजना बनी थी, अभी राहुल गांधी के घर नहीं जा पाई है, हिम्मत नहीं हो पा रही है पुलिस की। अब इस सब पूरे मामले के पीछे जो बू आ रही है, कहते नहीं कहीं गंदगी होती है फिर सड़ती है, फिर उसमें से बदबू आती है, तो बदबू ये आ रही है कि सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, सरकार बेईमाना के दलदल में फंसी हुई है, सरकार लोकतंत्र की लूट कर रही है, सरकार ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है, संविधान के किसी नियम कानून को मानती नहीं है, सबको ताक पर रख दिया है। मोदी ही कानून है, मोदी ही नियम है, मोदी ही संविधान है, मोदी ही प्राविधान है, मोदी ही सब कुछ है। सर्वे सर्वा तुमेव माता पिता तुमेवा, तुम एव बंधुश्च सखा तुमेवा, मोदी तुम्ही हो, मोदी तुम्ही हो,
कानून तुम ही हो, संविधान तुम ही हो, ये बन गया। कितना विरोध हुआ है कल विदेशी मीडिया में, चर्चा क्यों नहीं की मीडिया ने? ये सवाल पूछना चाहिए कल मीडिया को कि विश्व के पटल पर मोदी इजराइल की मुलाकात और उस हंसी का मजाक क्यों उड़ा? क्या कारण थे? एक शो दिखा दो, एक पत्रकार की रिपोर्ट दिखा दो। क्यों? क्योंकि मीडिया सरकार चला रही है। मैं वादा करता हूं 24 घंटे मीडिया भाजपा के नेताओं से सवाल कर ले संतोष जी, भाजपा के नेता बगलें झांकते नजर आएंगे, किसी पर जवाब नहीं होगा, चाहे वो संबित पात्रा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। एक व्यक्ति ने पूरी सल्तनत हिला के रख दी है, नाम है राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी ने सरकार हिलाई तो फिर धनखड़ को याद आई कि भैया चलती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, हम भी बता देते हैं हम बीमार नहीं थे। संतोष जी मेरी बात अगर गलत हो तो आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा आप सब पूछ रहे हैं, सब सवाल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी मैदान में कूद पड़े? नहीं, और टाइमिंग का ख्याल, टाइमिंग का ध्यान आपने पूरी मीडिया कही, मीडिया तो छोड़िए, ये तमाम जो संपादक है तथाकथित रीढ़ विहीन, ये सिर्फ अपने रिपोर्टर पर जो प्रेशर डालते हैं उस प्रेशर को हटा दे, रिपोर्टर को छोड़ दे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे भाजपा शिव जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे। उसी भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, मंत्री भागते हुए नजर आएंगे अगर उन रिपोर्टरों को खुली छूट दे दी जाए। क्या सवाल पूछने, उनके मन मुताबिक सवाल पूछने, जनता तक तो बहुत आगे बात आई है, कोई बोलता हुआ नजर नहीं। देखिए नहीं, शिक्षा मंत्री और रोज माफी मांगते हैं, कुछ दिन हाँ, पहले और वैसे भी एनसीईआरटी पे मांग रहे हैं। वैसे भी 11-12 साल से भरे पड़े हैं बीजेपी बीट कवर करने वाले रिपोर्टर। इतनी निगरानी, इतना दबाव, इतना प्रेशर, और टाइमिंग देखिए कि प्रधानमंत्री जो है शिव जी 28 फरवरी यानी कल राजस्थान ही जा रहे हैं। बड़ी योजना का उद्घाटन जो मेरे पास आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से 16,680 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और कुछ रैली वैली संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। उससे ठीक पहले अजमेर में इनका कार्यक्रम है, हालांकि वहां पता लगा कि बस की समस्या है, शायद बस ऑपरेटर कोई बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं क्या सुलझा। करणी सेना ने भी कहा है कि आइए मत यहाँ। हाँ, हम आइए मत, तो सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा पता नहीं, लेकिन उससे ठीक पहले जो है वो जगदीप धनखड़ साहब ने ये बयान देकर। लेकिन अब मैं एक बयान इस देश के लोगों से भी पूछना चाहूंगा शिव जी, आज मन की बात मैं भी कर देता हूं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति की आलोचना की, धनखड़ साहब ने कहा जाट का अपमान हुआ है। वहां जाट नहीं बैठे हुए थे, वो संवैधानिक पद था। लेकिन चलिए मान लिया धनखड़ साहब ने जो कहा, मैं उसी को मान लेता हूं कि जाट पुत्र का अपमान हुआ, किसान पुत्र का अपमान हुआ। अब जो धनखड़ साहब जो रोना गाना कर रहे हैं जाटों के बीच में जाकर, देहातों के बीच में जाकर, उन्हीं जाटों को खड़े होकर उनसे पूछना चाहिए कि धनखड़ साहब अगर इतनी ही आप में हिम्मत थी तो जिस दिन आपको डरा धमका कर इस्तीफा लिया गया उस दिन आपने क्यों नहीं मना किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? आप आते टेलीविजन पे, संसद टीवी आपके अधीन आती है, नहीं आते टेलीविजन पे तो सोशल मीडिया पे आते, आप ट्विटर पे आते, फेसबुक पे आते, यूट्यूब पे आते, कहीं पर भी तो आके आप बोलते हैं कि आपसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है। लाने देते उनको आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, हटाने देते उनको सदन के अंदर चर्चा करके। उसमें सदन के अंदर चर्चा करवानी पड़ती शिव जी, सदन के अंदर वोटिंग होती, सरकार बेनकाब हो जाती। कौन सा ऐसा डर था जो आप डर गए? आपने जाट जैसी बहादुर कौम से आने के बावजूद एक तरह से सरेंडर कर दिया। मैं तो देखिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैं तो तमाम राजस्थान जाए, वो हरियाणा जाए, पंजाब जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाए, जहां जाए स्वागत करिए उनका। लेकिन जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े हो और ये सब बातें बोलते हुए नजर आए तो खड़े होकर पूछिएगा कि धनखड़ साहब उस दिन आपने हमारा अपमान करवा दिया, अगर उस दिन अड़ गए होते, लड़ गए होते, भिड़ गए होते तो सीना ठोक कर हम कहते कि देखो हमारे समाज से आने वाला बेटा इतना बहादुर बहादुर था कि कुर्सी की परवाह नहीं की और देश के तानाशाह से लड़ गया कि ठीक है हटा सकते हो तो हटाओ। भाई संवैधानिक तरीके से ही हटाएंगे ना, कोई जबरदस्ती उठा के बाहर तो नहीं फेंकते ना। आपको लड़ना चाहिए, आप लड़े नहीं। बोल रहे हैं 7 महीने बाद, इस बीच में आपके इर्द गिर्द के लोग लगातार फोन कर रहे हैं उस विभाग को कि मेरा घर कब तैयार करके दे रहे हैं। जब आपने इतना बोल ही दिया है तो थोड़ी सी और हिम्मत कीजिए, उतरिए मैदान में किसानों के साथ, लड़िए और स्वीकार कीजिए कि हाँ उस समय मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तन मन धन से पूरी तरह से खड़ा हूं आपके कॉज के साथ।
उस समय मैं बोल नहीं पाया, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये तमाम चीजें जो है वो निश्चित तौर पर अब धनखड़ साहब से लोगों को पूछनी चाहिए और धनखड़ साहब को भी इस बातों पर अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। चलिए फिलहाल इस खबर को अब यहीं विराम देंगे और धनखड़ जी से एक मेरी अपील है कि अभी भी वक्त है, समय रहते सब कुछ खोल दीजिए, जो बातें आपके दिल में हैं वो बोल दीजिए, जनता के सामने मोदी सरकार की पोल खोल दीजिए, बंगाल में क्या क्या किया ये भी बोल दीजिए, और उपराष्ट्रपति के दौरान बैठ जाइए मिस्टर ये किसके कहने पर किया ये भी बोल दीजिए। तो शायद इस देश की जनता आपको माफ कर दे। इस देश की जनता बड़ी भोली है। जब आपको याद होगा कि श्री सतपाल सिंह जी जो अब हमारे बीच नहीं है, उसको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था तो वो कह रहे थे मैंने कोई पाप किया, मैं जो सारे काम करता रहा आज उसी का कष्ट भोग रहा हूं। धनखड़ जी आपको भी ये आपकी अंतरात्मा कहे ना, बोल दीजिए। और ऐसे लोगों की जो देश की जनता के प्रति जवाबदेही न तय करते हो, देश में नफरत का माहौल तैयार करते हो, धर्म समाज संप्रदाय का झगड़ा कराते हो, ऐसे लोगों की पोल खोल दीजिए ताकि इस देश को बचाया जा सके। विश्व पटल पर भारत की साख को जो धब्बा लगा है, कल क्या कहा प्रधानमंत्री ने, 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता मिली। शर्म कीजिए मोदी जी, उस समय देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें दिनों रात आप गालियां देते हो, उधर अपने जन्म की सौगात मानते हो, इजराइल में बैठ के बात करते हो। उसी जवाहरलाल नेहरू की, जिसको लेकर आपका सांसद निशिकांत दुबे एक फर्जी प्रपत्र, फर्जी पेपर, व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज के पेपर लेकर सदन में बेइज्जत करता है, जलील करता है। आप कहना क्या चाहते हैं? आपके पास तथ्य क्या है? इसलिए मैं फिर कहता हूं धनखड़ जी, बोल दीजिए, इस मोदी सरकार की अंदर की सारी पोल खोल दीजिए। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।